सोमवार की शाम मुंबई में एक शानदार इवेंट हुआ। ये इवेंट मशहूर उद्योगपति यानी मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में हुआ और यूनाइटेड इन ट्रायम्फ के तहत हुए इस कार्यक्रम में भारत की तीनों विश्व कप विजेता टीमों को सम्मानित किया गया। इसमें देखिए, पुरुष, महिला और दृष्टिहीन महिला टीम शामिल रही। कई बॉलीवुड हस्तियां भी पार्टी का हिस्सा बनी। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने खेल से देश को अलग अलग मौकों पर गर्व करने और जश्न मनाने का मौका दिया। रिलायंस की तरफ से यूनाइटेड इन ट्रायम्फ कार्यक्रम के तहत मुंबई में इन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इसमें महिला, पुरुष और दृष्टिहीन महिला टीम के खिलाड़ी शामिल हुए। नववर्ष की शुभकामनाएं। आई थिंक वी आर स्टार्टिंग द न्यू ईयर विद अ वेरी स्पेशल ओकेजन। आज तीनों क्रिकेट टीम, द मेंस क्रिकेट टीम, द वुमेन्स क्रिकेट टीम and the blind cricket team of India are all here under one roof. मैदान से अलग रेड कार्पेट पर इन सभी खिलाड़ियों का अलग ही अंदाज नजर आया। इस भव्य समारोह में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत, भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम की कप्तान दीपिका और पूर्व भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा समेत कई दिग्गज खिलाड़ी मौजूद रहे। इस विशेष अवसर पर नीता अंबानी ने खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना की। खेल दिलों को जोड़ता है, भारत को जोड़ता है और आज यूनाइटेड इन ट्रायम्फ we are going to celebrate them and celebrate their victories. इस सम्मान समारोह में सचिन तेंदुलकर और फिरकी के जादूगर अनिल कुंबले भी शामिल हुए। साथ ही राहुल द्रविड़ समेत कई दिग्गज खिलाड़ी भी नजर आए। इवेंट में खिलाड़ियों के अलावा बॉलीवुड सेलेब्स का जलवा रहा, जिनकी मौजूदगी ने महफिल में चार चांद लगा दिए। इनमें सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, विद्या बालन और रितेश देशमुख शामिल रहे। पूर्व टेनिस स्टार सानिया मिर्जा भी महफिल का हिस्सा थीं। 2025 में भारतीय महिला टीम ने पहली बार आईसीसी महिला विश्व कप जीता था, जबकि भारतीय महिला दृष्टिबाधित टीम ने इतिहास रचते हुए पहले T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। और इसी तरह 2025 में रोहित शर्मा के नेतृत्व में टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। इससे पहले टीम इंडिया ने रोहित शर्मा के नेतृत्व में T20 विश्व कप 2024 का खिताब अपने नाम किया था। इस इवेंट के जरिए देश और दुनिया को ये बताने की कोशिश की गई कि सफलता में हम सब साथ हैं। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो कल हुए बड़े मेगा इवेंट में बड़े बड़े दिग्गज पहुंचे। बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट के सितारों ने महफिल में वहां रंग जमा दिया। ये इवेंट मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में था। यूनाइटेड इन ट्रायम्फ के तहत हुए इस कार्यक्रम में भारत की तीनों विश्व कप विजेता टीमों को सम्मानित किया गया। इसमें पुरुष, महिला, दृष्टिहीन महिला टीम शामिल है। कई बॉलीवुड हस्तियां भी पार्टी का हिस्सा बनी हैं। दरअसल क्रिकेट के लिए बीता 1.5 साल काफी अच्छा गुजरा, जहां अलग अलग टीमों ने मिलकर देश को वर्ल्ड चैंपियन बनाया। भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले इन कप्तानों को रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी और उनके परिवार ने खास कार्यक्रम में सम्मानित किया। इस लिस्ट में मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने वाले पूर्व कप्तान रोहित शर्मा, विमेंस वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली कप्तान हरमनप्रीत कौर और विमेंस ब्लाइंड वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली कप्तान दीपिका TC शामिल हुई। कार्यक्रम में फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने उन्हें सम्मानित किया और उसी दौरान की तमाम तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि एंटीलिया में कल की शाम जो है क्रिकेट और बॉलीवुड सितारों के पूरी तरीके से नाम रही विश्व विजेता टीमों के जो कप्तान हैं, उनके अलावा बॉलीवुड के कई नामचीन हस्तियां भी इस सम्मान में शामिल हुई और समारोह में पहुंची। और इस इवेंट में अमिताभ बच्चन शेरवानी पहने हुए नजर आए। उन्होंने लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। वहीं पर विद्या बालन ब्लू ड्रेस में नजर आई। रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा ने भी इस इवेंट में शानदार रौनक बढ़ाई। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी इस कार्यक्रम में अपने परिवार के साथ बाकायदा नजर आए और
रोहित शर्मा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान, हरमनप्रीत भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम की कप्तान यानी दीपिका, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या भी सितारों से सजी इस महफिल में शामिल हुई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कल कितना बड़ा भव्य इवेंट था। इसमें तमाम न सिर्फ क्रिकेटर्स बल्कि बॉलीवुड के तमाम नामचीन सितारे भी इस इवेंट में शामिल हुए। अमिताभ बच्चन की तस्वीरें देखिए किस प्रकार से हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए। अमिताभ बच्चन के अलावा तमाम बड़े सितारे भी इस इवेंट में शामिल हुए और वर्ल्ड चैंपियंस का सम्मान इस कार्यक्रम को हम कह सकते हैं। और इसमें तमाम बॉलीवुड के अलावा क्रिकेटर्स, चाहे महिला क्रिकेटर्स हों या फिर पुरुष क्रिकेटर्स, तमाम सितारे शामिल हुए। देखिए विद्या बालन की तस्वीरें, कल इवेंट की तस्वीरें शानदार लुक में नजर आई विद्या बालन। एंटीलिया में खास समारोह हुआ है कल, जिसकी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और इस सम्मान समारोह में तमाम खिलाड़ी और क्रिकेटर्स शामिल हुए। देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आपको जेनेलिया और ये देखिए दूसरी तस्वीर में आपको नजर आएंगे अमिताभ बच्चन और ये बॉलीवुड का पूरा मजमा लगा हुआ था। तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं खिलाड़ियों का सम्मान किया जा रहा था। ऐसे में तमाम बॉलीवुड के नामचीन हस्तियां भी शामिल हुई। देखिए क्रिकेटर्स से लेकर तमाम दिग्गज एक ही छत के नीचे कल नजर आए। चलिए बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं। अब आपको दिखाते हैं खेलो इंडिया के बीच गेम्स के उद्घाटन कार्यक्रम की, जिसका दूसरा एडिशन दमन दीव में आयोजित हो रहा है। इस मौके पर बेहद उत्साह से भरा रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। बता दें कि खेलो इंडिया का ये इवेंट एक समुद्र तटीय खेल है जो 5 जनवरी से दीव के समुद्री तट गोगला पर शुरू हो गया है। इस प्रतियोगिता के 8 खेलों में 2100 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। अब 10 जनवरी तक भारतीय खेल प्राधिकरण और राष्ट्रीय खेल संघों की देखरेख में यह टूर्नामेंट होगा, जिसमें बीच फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, ओपन वाटर स्विमिंग जैसे 6 पदक वाले खेल शामिल हैं, जबकि मलखंब और रस्साकशी जैसी गैर पदक स्पर्धाएं भी इसमें मौजूद रहेंगी। कहते ना जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आपके पास किसी चीज़ को पाने की तमन्ना हो, साहस हो, लगन हो और समर्पण हो तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। इस बात को साबित कर दिखाया है हरियाणा के लाल यानी नरेंद्र कुमार ने। नरेंद्र कुमार ने ऐसा क्या किया है जिसके कारण उनकी देश भर में चर्चा हो रही है? ये जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करना हर पर्वतारोही की दिली तमन्ना होती है। हालांकि कम ही ऐसे जाबाज होते हैं जो इसके शिखर पर पहुंच पाते हैं, लेकिन एवरेस्ट को फतह करने के लिए तमाम लोग जान लड़ा देते हैं। उन्हीं में से एक है हरियाणा के हिसार के लाल नरेंद्र कुमार, जो माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर तिरंगा फहराकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। नरेंद्र कुमार ने 5364 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एवरेस्ट के बेस कैंप पर पहुंचने में कामयाबी हासिल की। नरेंद्र कुमार ने -40 डिग्री सेल्सियस तापमान में हार्ड कंपा देने वाली ठंड के अलावा और भी तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए ये सफलता हासिल की है। माउंटेनिंग के अंदर फर्स्ट चैलेंज होता है वो फाइनेंशियली फिर फिजिकली होता है। और बात की जाए हरियाणा सरकार की, तो सरकार की एक पॉलिसी है जिसके अंदर हम 8000 मीटर से ऊपर अगर कोई माउंटेन क्लाइंब करते हैं तो उसमें 5 लाख रुपए कैश अवार्ड और C ग्रेड स्पोर्ट्स कोटा मिलता है, जो कि जॉब में हेल्पफुल होता है हमारे। इसके अलावा सरकार भी एडवेंचर को निरंतर रूप से आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है। नरेंद्र कुमार ने 24 दिसंबर 2025 को अपना ये अभियान शुरू किया था। अदम्य साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति और अनुशासन की बदौलत उन्होंने एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंचने के अपने इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। ये इससे पहले भी विश्व की कई दुर्गम चोटियों पर तिरंगा फहरा चुके हैं। 15 अगस्त 2021 को उन्होंने माउंट ह्यूमन पर 151 फीट लंबा और 9 फीट चौड़ा भारतीय ध्वज फहराया था। इसके अलावा उन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस को भी फतह किया। माउंट मनासलू और माउंट अन्नपूर्णा पर तिरंगा फहराने वाले ये पहले
हरियाणवी पर्वतारोही है। इसके अतिरिक्त वो माउंट लहोत्से पर चढ़ाई करने वाले हरियाणा के पहले व्यक्ति हैं। उन्होंने किलिमंजारो पर केवल 5 दिन में 2 बार चढ़ाई कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया था। नरेंद्र कुमार ने पर्वतारोहण की शुरुआत 2019 में मनाली के अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से बेसिक कोर्स करने के साथ की थी और इसके बाद उन्होंने 2021 में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग से एडवांस कोर्स पूरा किया। नरेंद्र कुमार का लक्ष्य दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर भारतीय तिरंगा फहराना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। उम्मीद है जल्द ही ये अपना लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। हिसार से प्रवीण कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात राजधानी दिल्ली की, जहां इस वक्त कड़ाके की ठंड हो रही है, लेकिन इसके बावजूद गणतंत्र दिवस पर होने वाली भव्य परेड को लेकर रिहर्सल जारी है। परेड में शामिल जवानों के बुलंद हौसलों पर ठंड का कोई असर नहीं, वो पूरे जोश के साथ परेड की रिहर्सल कर रहे हैं। हाड़ कपाने वाली ठंड के बावजूद कर्तव्य पथ पर हमारे जवान पूरे जोश के साथ हर दिन रिहर्सल कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाली परेड के लिए महीने भर से पहले रिहर्सल की शुरुआत हो जाती है, चाहे कितनी भी ठंड हो, लेकिन हमारे जवान रोज सुबह ठंड में निकलते हैं और पूरे जोश और उमंग के साथ रिहर्सल करते हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड से पहले किस तरीके से जवानों का जोश लगातार हाई नजर आ रहा है और ये रिहर्सल्स की तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड से पहले जवान किस तरीके से रिहर्सल कर रहे हैं। इससे पहले भी ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, लेकिन ठंड होने के बावजूद भी जवानों का जोश लगातार हाई है, हौसले बुलंद हैं और तैयारी हो रही है 26 जनवरी की। माघ मेले का चौथा दिन है, जहां अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। संगम किनारे कल्पवासी भी बड़ी संख्या में जुटे हैं। बिल्कुल, देखिए माघ मेले में टेंट सिटी की रौनक देखते ही बन रही है। यहाँ उमड़ती आस्था, साधु संतों की मौजूदगी और कुंभ जैसी भव्यता इस बार मेले को एक विशेष पहचान दे रही है, या ये भी कह सकते हैं कि माघ मेले में इन दोनों आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। पिछले साल जिस तरह से महाकुंभ में श्रद्धालुओं ने विश्व कीर्तिमान बनाया, उसी तरह माघ मेले में भी भक्ति का नया रिकॉर्ड बनाने जाने की उम्मीद है। और इस मेले की खास बात देखिए ये है कि संगम की पवित्र धरती पर साधु संतों का भी मेला लगा हुआ है, जो पहनावे या पूजा पाठ की वजह से चर्चा में नहीं है, बल्कि कैसे ये अनोखे बाबा कुछ संकल्पों के साथ माघ मेले का हिस्सा बने हैं, इसकी भी जबरदस्त तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। ये महाकुंभ तो नहीं है, लेकिन महाकुंभ जैसी भक्ति अध्यात्म की छटा मिनी महाकुंभ के नाम से मशहूर इस माघ मेले में छाई हुई है। इन दिनों प्रयागराज के संगम तट पर तंबुओं का शहर सा बसा हुआ है, जहां आस्था, परंपरा और अध्यात्म का ऐसा महान दृश्य, भक्ति का जोश और उत्साह नजर आ रहा है। हर साल माघ मेले में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं, लेकिन इस बार मेले में महाकुंभ की तरह नया रिकॉर्ड बनाए जाने की उम्मीद है। जहां साल 2024 के माघ मेले में 6 करोड़ लोग आए थे, वहीं इस बार अनुमान है कि श्रद्धालुओं का ये आंकड़ा 15 करोड़ पार कर सकता है। मेला प्रशासन के अनुसार पौष पूर्णिमा पर यानी 3 जनवरी को शुरू हुए इस बार के माघ मेले में जो पहला स्नान हुआ, उसमें संगम पर 31 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, जिसके अब आने वाले दिनों में बढ़ने की पूरी उम्मीद है। और अब क्योंकि इसी महीने मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी के दिन भी बड़ा स्नान है, इसमें शामिल होने के लिए 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है।
फिलहाल तो संगम पर चल रहे आस्था के इस मेले का भागीदार बनने के लिए केवल गृहस्थ ही नहीं बल्कि वैराग्य का चोला ओढ़े श्रद्धालु भी आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं रुद्राक्ष वाले बाबा। शरीर पर 43 किलो रुद्राक्ष पहने शिव योगी अभय चैतन्य ब्रह्मचारी मौनी महाराज, जिनका अद्भुत रूप और ओजस्वाणी माघ मेले में एक बार फिर चर्चा में है। तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा पर राष्ट्र रक्षा के लिए, आतंकवाद विनाश के लिए, भारत हिंदू राष्ट्र के लिए और काशी मथुरा मंदिर निर्माण जैसे बड़े संकल्पों को लेकर के 5,51,00,000 रुद्राक्षों से 11 फीट ऊंची भगवान शिव की विशाल दिव्यतम ज्योतिर्लिंग बनाने जा रहे हैं, जिससे सर्व कामना सिद्ध है का प्रयोग करूंगा और 11,000 त्रिशूल स्थापित करूंगा। 101 कुंतल आहुतियां होगी, 11,25,00,000 दीप जलाए जाएंगे और 12,51,00,000 महामंत्रों का जप होगा। 1644वीं चक्रदंड परिक्रमा मकर संक्रांति से शुरू होकर के महाशिवरात्रि तक चलती रहेगी। देश रक्षा हो, राष्ट्र रक्षा हो, देश बचाएंगे, राष्ट्र बचाएंगे, भारत हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। काशी मथुरा में जाकर के अब हम शंखनाद करवाएंगे। राम का मंदिर बना हुआ है, काशी मथुरा बनाएंगे। संकल्प को लेकर के बड़े अनुष्ठान होंगे। संतों और आम श्रद्धालुओं के बीच रुद्राक्ष बाबा ने संगम लोअर मार्ग पर अपने शिविर का भूमि पूजन किया, जहां 15 फरवरी महाशिवरात्रि तक अनुष्ठान होगा। सनातन और राष्ट्रहित के लिए कठिन संकल्प के साथ 5.5 करोड़ रुद्राक्ष से 11 फीट ऊंचा शिवलिंग बनाने का एक अनोखा कीर्तिमान भी बनेगा। परिक्रमा करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है, शास्त्र का मत है। उस परिक्रमा को मैं करता हूँ, मेरे प्राण भी निकल जाए तो अफसोस नहीं होता है। काशी मथुरा मंदिर बने, बस ये संकल्प मेरे मन में होता है। इसलिए हमें न शरीर की चिंता है, न प्राण की चिंता है। राम मंदिर देखा है, काशी मथुरा देख लूं और भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए, ऐसे संकल्प को लेकर के अनुष्ठान करने के लिए आज भूमि पूजन हुआ है। और उस भूमि पूजन के साथ मां गंगा से प्रार्थना है, हे मां थोड़ी सी कृपा कर देना, अनुग्रह करके अनुष्ठान को पूरा कर देना। वैसे मौनी बाबा 1984 से लगातार माघ मेला और कुंभ मेला में संकल्पित अनुष्ठान करते आए हैं और 57 बार भू समाधि भी ले चुके हैं। फिलहाल तो जहां साधना, संकल्प और सनातन के प्रति अडिग आस्था अपने अपने स्तर पर साधु महात्मा दर्शाते रहे हैं, तो वहीं माघ मेले में आए ये छोटे छोटे प्यारे बच्चे भी शिव पार्वती का रूप धरकर यहाँ आ रहे श्रद्धालुओं को लुभा रहे हैं। वहीं संगम की रेती पर बीते सोमवार को 5 दिन की पंचकोसी परिक्रमा आरंभ हुई। दत्तात्रेय शिविर में आयोजित इस कार्यक्रम में परंपरा को निभाते हुए साधु संतों का खिचड़ी भोज हुआ, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने साधु संतों का स्वागत करते हुए पंचकोसी परिक्रमा का शुभारंभ किया। फिलहाल तो ये मेले की शुरुआत है। जैसे जैसे आम साधकों के साथ साधु संतों का जमावड़ा लगना शुरू हो रहा है, अनुष्ठान हो रहे हैं, परिक्रमाएं हो रही हैं और आने वाले समय में भक्ति, आस्था और अध्यात्म का ये समंदर और गहरा होता जाएगा। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए बात करेंगे मौसम की। देश दुनिया से आई बर्फबारी की शानदार तस्वीरें। ये देश ही नहीं, दुनिया भर के ज्यादातर इलाकों में बर्फबारी ने कब्जा कर लिया है। यूरोपीय देश फ्रांस और जर्मनी से लेकर कश्मीर, हिमाचल के पहाड़ बर्फ से ढके हुए नजर आ रहे हैं। हर तरफ केवल बर्फबारी देखने को मिल रही है। फ्रांस की राजधानी पेरिस और जर्मनी की राजधानी बर्लिन में जबरदस्त बर्फबारी ने जनजीवन को खासा प्रभावित किया। पूरा शहर बर्फ की चादर से ढक चुका है। बावजूद इसके घूमने फिरने के शौकीन लोग मौसम के इस मिजाज का आनंद लेने से पीछे नहीं हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पेरिस में जोरदार बर्फबारी हो रही है। उन सबके बीच में जो पर्यटक हैं उनके चेहरे खिले हुए हैं। बर्लिन में भी ऐसा ही नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है। तेज बर्फबारी की वजह से हालांकि पारा काफी नीचे आया है, ठंड बहुत बढ़ गई है। ये शिव का पावन
यूरोपीय देश फ्रांस और जर्मनी भी इन दिनों जबरदस्त बर्फबारी का सामना कर रहे हैं। पेरिस और बर्लिन से आई ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि इन दिनों वहां कुदरत की शानदार कारीगरी ने दोनों शहरों की सूरत ही बदल कर रख दी है। सड़कें, इमारतें, पेड़ और ऐतिहासिक धरोहर सब जगह सिर्फ बर्फ का ही कब्जा हो चुका है। इस जोरदार बर्फबारी का असर वहां के जनजीवन पर पड़ा है। सड़कों पर फिसलन बढ़ने से गाड़ियों की रफ्तार कम हो गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस पर भी असर देखा जा रहा है। जरूरी कामकाज के लिए घरों से निकले लोगों को बर्फबारी से बचने के लिए छाते का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन मौसम के इस मिजाज के बावजूद घूमने फिरने के शौकीन लोग बर्फबारी का मजा लेने में पीछे नहीं हैं। कोई बर्फबारी में दोस्तों संग डांस करता नजर आया, कोई बर्फ से खेलता नजर आया, तो कोई इस बर्फबारी को अपने मोबाइल में कैद करता दिखाई दिया। फ्रांस के मौसम विभाग की ओर से 7 जनवरी तक भारी बर्फबारी का अलर्ट है, जिसे देखते हुए लोगों को एहतियात बरतने की सलाह भी दी गई है। उधर बर्लिन में भी बर्फबारी के चलते कुछ ऐसे ही हालात दिखाई दिए। शहर की सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं। लिहाजा हालात को देखते हुए सड़कों से बर्फ हटाने के काम में एजेंसियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। जर्मनी में सर्दी का मौसम आमतौर पर दिसंबर से शुरू होता है और फरवरी तक रहता है। इस दौरान वहां बर्फबारी चरम पर होती है। ऐसे में बर्फबारी के दौरान लोगों को परेशानी से बचाने के लिए तमाम एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि इस बर्फबारी के बीच लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स का आनंद लेने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं, खासकर बच्चे जो एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ साथ बर्फ के पुतले बनाकर उनके साथ खेल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लेकर चलते हैं चीन के हार्बिन शहर में, जहां पर हर साल चीन का शहर जो है हार्बिन सदियों से किसी भी जादुई दुनिया से कम नहीं लगता। और बर्फ़ की दुनिया ऐसी होती है जहां पर हर चीज़ बर्फ़ की बनाई जाती है। चीन के हार्बिन में इंटरनेशनल आइस फेस्टिवल में बर्फ़ से बनी इमारतें और प्रतिमाएं कुछ ही दिनों में पिघलकर पानी बन जाएंगी, लेकिन अभी वहाँ जो नज़ारा है उसे देखकर हर कोई हैरान हो रहा है। ऐसी भव्य इमारतें जिनसे नज़रें हटाना नामुमकिन नज़र आता है, क्योंकि देखिए यहाँ बर्फ़ को काट काट कर ऐसी कलाकृति बनाई जाती हैं जिसे देखने के लिए देश विदेश से तमाम पर्यटक पहुंचते हैं। ये चीन का सबसे ठंडा शहर है, जहां दुनिया का सबसे बड़े आइस फेस्टिवल हर साल आयोजित किया जाता है। और तस्वीरें देखें। वहीं बीते कई दिनों से लोग पूछ रहे थे कि केदार में बर्फ आखिर क्यों नहीं गिर रही। तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, मगर अब केदारनाथ धाम का कुदरत ने श्वेत श्रृंगार किया है। मंदिर और पूरा मंदिर परिसर बर्फबारी से सफेद है। इस बर्फबारी और ठंड में भी केदारनाथ धाम में विकास से जुड़े कामों को अंजाम दिया जा रहा है। ये शिव का वो पावन धाम है जिसे दुनिया केदारनाथ के नाम से जानती है। इन दिनों यहाँ जबरदस्त बर्फबारी से स्वर्ग सा नजारा है। हर तरफ सफेदी छाई है और सन्नाटा पसरा हुआ है। कुदरत के संगीत में बाबा केदार ध्यान में लीन हैं। लगभग 2:45 बजे से रुक रुक कर बर्फबारी चल रही है और अभी कुछ तेजी से हो रही है और पूरी केदारपुरी बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़े हुए नज़र आ रही है और तापमान काफ़ी नीचे गिर चुका है और लगभग -15 डिग्री के आसपास यहाँ पर तापमान है। ठंड बढ़ चुकी है और पानी लगभग फ्रीज हो चुका है। देर से ही सही, लेकिन केदारनाथ धाम में बर्फ गिरनी शुरू हो गई। नए साल के शुभारंभ के साथ केदारनाथ धाम की रंगत बदली हुई है। अब आलम ये हो चला है कि यहाँ कई फीट तक बर्फ जम चुकी है। मंदिर के गेट पर टंगी घंटियां सफेद हो गई हैं। धर्मशालाएं और होटल्स की छतों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी है। केदारनाथ धाम सर्दियों में श्रद्धालुओं के लिए बंद रहता है, मगर विकास से जुड़े काम वहाँ लगातार जारी रहते हैं। इंजीनियर और मजदूर अभी भी वहाँ काम पर जुटे हुए हैं। यहाँ पर जो लोग पुनर्निर्माण का कार्य करते हैं उनको काम करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर पुनर्निर्माण के कार्य पर लोग लग रखे। जय श्री केदार।
ये मान कर चलिए कि अब अप्रैल मई में कपाट खुलने तक यहाँ इसी तरह की तस्वीर नजर आएगी। अब बर्फबारी पहले से तेज हो चली है, जिसकी वजह से फिलहाल कंस्ट्रक्शन के काम को रोक दिया गया है। इसी भीषण बर्फबारी की वजह से सर्दियों के मौसम में केदारनाथ धाम समेत चारों धामों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन बाबा के भक्त शीतकाल में ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में उनके दर्शन कर सकते हैं। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, देश के कई हिस्सों में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। कड़ाके की ठंड के दिनों में आमतौर पर लोग सुबह सुबह ठंडे पानी से दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन गुजरात के जामनगर में कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। वहाँ सर्दी के मौसम में भी जामनगर के लोग स्विमिंग का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन स्विमिंग पूल में ठंडा नहीं बल्कि गर्म पानी है। यहाँ पर ठंड की चिंता किए बगैर लोग अपनी सेहत के लिए तैराकी करते हुए नजर आ रहे हैं। नए साल की शुरुआत के साथ ही ये गर्म पानी का स्विमिंग पूल शुरू हुआ है, जहाँ पर रोजाना 200 से ज़्यादा लोग स्विमिंग सीखने और स्विमिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए तस्वीरें। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी लगातार जारी है। हालात ये हैं कि मुगल रोड पर बर्फ की मोटी चादर बिछी है। ऐसे में गाड़ियों की आवाजाही बहाल करने के लिए 79 आरसीसी GREF टीम युद्ध स्तर पर बर्फ हटाने का काम कर रही है। भारी बर्फबारी के बाद बंद पड़ी सड़क को खोलने के लिए लगातार मशीनों और जवानों की मदद ली जा रही है और सड़क मार्ग से बर्फ को हटाया जा रहा है। और चलिए आपको लेकर चलते हैं क्रिकेट के एक ऐसे मैदान में जहां पर पारंपरिक वेशभूषा में बल्लेबाजी, बॉलिंग और फील्डिंग की जा रही है। क्रिकेट का ये अनोखा आयोजन जो है वो हो रहा है भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजधानी में सनातनी क्रिकेट टूर्नामेंट दरअसल लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। यहाँ खिलाड़ी धोती कुर्ता पहने क्रिकेट खेलते हुए नजर आए, तो वहीं पर कॉमेंट्री हिंदी या अंग्रेजी में नहीं बल्कि संस्कृत में की गई। लोअर टी शर्ट में नहीं, धोती कुर्ता और त्रिपुंड लगाकर पिच पर उतरे वल्लभ। पिच पर दौड़ते गेंदक ने फेंकी कमाल की गेंद। मैदान पर उतरे वल्लकों ने खूब जड़े चतुष्कम और षटकम। क्रिकेट के इस अनोखे रंग रूप में कमेंटेटर ने भी देववाणी संस्कृत में बोलकर जीता दिल। भोपाल के अंकुर खेल मैदान में संस्कृत भाषा को बचाने की अनोखी कवायद हो रही है। क्रिकेट के मैदान में दरअसल संस्कृत भाषा की छाया में ये क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है। जब खिलाड़ी चौका मारता है तो लाउड स्पीकर पर गूंजता है चतुष्कम, तो सिक्सर लगने पर उत्साह के साथ सुनाई देता है षटकम। कभी भारतीय मान्यताओं में कान्हा भी कंदुक क्रीड़ा यानी गेंद का खेल खेलते थे। ऐसे में उसी पौराणिक परंपरा की एक जीवंत झलक पहले जहां काशी की गलियों में देखने को मिलती थी, वहीं अब मध्य प्रदेश में भी ये क्रिकेट टूर्नामेंट अपनी अलग पहचान बना रहा है। क्रिकेट का ऐसा अनूठा रोमांच और भारतीय संस्कृति की झलक का कॉकटेल महर्षि मैत्री क्रिकेट की छठी सीरीज में इस बार बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आया, जिसमें धोती कुर्ता पहने खिलाड़ी देश में संस्कृत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही मैदान में उतरे। बता दें कि भोपाल में पिछले कुछ सालों से क्रिकेट का ऐसा अनोखा आयोजन हो रहा है, जिसमें संस्कृत का मेन तड़का ही खिलाड़ियों और कमेंटेटर्स के खास और कठिन सिलेक्शन से जुड़ा है। जो टीम हमारे पास आती हैं वो प्रायः सभी गुरुकुलों से आती हैं, संस्कृत विद्यालय से आती हैं और जो संस्कृत को जानने वाले होते हैं, और जिसमें जो कर्मकांड करने वाले ब्राह्मण हैं, परीक्षा ऐसा होती है, यहाँ आते हैं, उनकी पहले परीक्षा होती है, जिनको वेद मंत्र आते हैं, उपनिषदों का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, तो उनको यहाँ प्रतियोगिता में भाग लेने का बिल्कुल हमारी एक समिति है, यहाँ वैदिक गुरुकुल की समिति है, वो इसकी परीक्षा लेती है। इसके बाद परीक्षा में पास होते हैं तब इनको आगे खेलने को अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि इस क्रिकेट टूर्नामेंट की यूएसपी ही संस्कृत भाषा है, तो पूरे टूर्नामेंट के दौरान संस्कृत में ही मुकाबलों का हाल बयां यानी कमेंट्री की जा रही है। इसलिए इसे अंग्रेजों के खेल का भारतीय संस्करण कहा जाए तो गलत नहीं होगा।
भोपाल के परशुराम कल्याण बोर्ड और वैदिक ब्राह्मण युवा खेल कल्याण समिति का ये साझा खेल आयोजन है, जिसका इस बार छठा सीजन है। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में देश भर से आई 27 टीमों ने भाग लिया है, जिनमें भोपाल, उज्जैन, इंदौर, दिल्ली, जबलपुर, विदिशा, जम्मू, गुना, सीहोर जैसी जगहों से आए ब्राह्मण समाज के लोगों ने इसमें भाग लिया, जिसमें संस्कृत के विद्यार्थी और ब्राह्मण पारंपरिक वेशभूषा में क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं। विजेता टीम को 21,000 का इनाम मिलेगा। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य ही खेल के माध्यम से संस्कृत भाषा, सनातन संस्कृति और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। इस अनोखे क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजक मानते हैं कि इसमें खेल रहे खिलाड़ी पारंपरिक भारतीय परिधान में होंगे। मैदान पर हर घोषणा, फैसला और कमेंट्री संस्कृत में होगी, जिससे दर्शकों को न केवल क्रिकेट का रोमांच मिलेगा, बल्कि संस्कृत भाषा से जुड़ने और उसे समझने का भी अवसर मिलेगा। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य है कि संस्कृत और संस्कृति को, क्योंकि जब लोगों के अंदर संस्कृत का ज्ञान होगा तो अपने आप ही संस्कार जागृत हो जाएंगे। फिलहाल तो इस खेल से भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा को जन जन तक पहुंचाना ही आयोजकों का मकसद रहा है। ऐसे में क्रिकेट के इस वैदिक अवतार की एक बड़ी खासियत संस्कृत भाषा की वजह से मैच के दौरान क्रिकेट की पूरी शब्दावली ही संस्कृत में तब्दील हो गई है। प्रतियोगिता में सभी खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं और अपने छठे वर्ष में प्रवेश कर चुका ये खास क्रिकेट आयोजन हर साल नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भोपाल से धर्मेंद्र साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।